हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 27वां है, जो कि हम एमपी पुलिस 2021 के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर लेक्चर में टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इसके साथ जो डिटेल होती है, तो कुल मिलाकर 100+ क्वेश्चन हर एक लेक्चर में हो ही जाते हैं। ठीक है, और ये लेक्चर डेली रात को 9 बजे अपलोड होता है। अगर आप इसी टाइमिंग पे से कंटिन्यू देखते हैं तो डेफिनेटली है कि हर क्वेश्चन इन्हीं लेक्चरों में से आएगा, मतलब आपको अदर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साइंस में आपका रिजल्ट एक अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है उससे लिए गए हैं। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा 771वें नंबर का, मतलब इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो पिछले लेक्चरों में डिस्कस हम कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का 771वें नंबर का कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। ठीक है, तो गति का सेकेंड नियम आपने पढ़ा होगा, ये क्या दर्शाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। और थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूत नहीं किया जाता। और फोर्थ ऑप्शन है किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु द्वारा वस्तु पर लगाए शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ राइट आंसर। हो सकता है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो, पर कोशिश करता हूँ कि मैं आप इन चीज़ों को समझाऊं। तो देखो, गति का दूसरा नियम क्या दर्शा रहा है कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर। ठीक है, तो गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु द्वारा शुद्ध बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। न्यूटन के नियम कब दिए गए थे? तो 1687 में दिए गए थे। और ये किस पुस्तक में मिलते हैं हमें? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में मिलते हैं। ठीक है, तो और टोटल कितने नियम दिए थे गति के? तो 3 नियम हमें दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 772 कि वायुमंडल अपवर्तनांक के कारण, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्योदय और सूर्य अस्त में लगभग खालिस्तान तक की देरी हो जाती है। तो देखो, ऐसा कुछ बोला है कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और सूर्य जब यहाँ से निकलता है तो हमें जब दिखाई देता है तो कितनी समय बाद दिखाई देता है, और डूबता है तो कितनी देर तक हमें दिखाई देता है। तो ये हमसे पूछा गया है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त में लगभग खालिस्तान तक की देरी हो सकती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1 मिनट, सेकेंड ऑप्शन है 4 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 2 मिनट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 3 मिनट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड है राइट आंसर, 2 मिनट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब सुबह सूर्य निकलता है तो सूर्य निकलने के 2 मिनट के बाद हमें दिखाई देता है, और शाम में जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त तो हो चुका होता है, परंतु हमें 2 मिनट लेट तक दिखाई देता है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 773 कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष जनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो मानव में पुरुष जनन प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है अंडकोश, सेकंड ऑप्शन है वृषण, थर्ड ऑप्शन है शुक्रवाहिका और फोर्थ ऑप्शन है अंडाशय। ठीक है, तो अंडकोश, वृषण और शुक्रवाहिका ये जो मनुष्य है, ठीक है, मानव में पुरुष प्रजनन अंग में शामिल होते हैं, परंतु जो अंडाशय है ये मादा जनन अंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रणाली, कौन सा पुरुष जनन अंग नहीं है या कौन सा हिस्सा नहीं है हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि जो अंडाशय है, ठीक है, ये मादा जनन प्रणाली का हिस्सा होता है। कौन? अंडाशय। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 774 की आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में खालिस्तान तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, तो देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में, तो 6वें नंबर के आवर्त में खालिस्तान तत्व मौजूद होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 33, सेकेंड ऑप्शन है 18, थर्ड ऑप्शन है 32 और फोर्थ ऑप्शन है 8। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। तो कौन से 6वें आवर्त में टोटल कितने तत्व होते हैं? तो 32 तत्व होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एक चीज अगर आप समझना चाह रहे हैं तो ये देख लो, ये इस प्रकार से होती है आवर्त सारणी। ठीक है, तो जो पहला तत्व होता है इसमें टोटल 2 तत्व होते हैं, पहला आवर्त जो होता है इसमें 2 तत्व है, सेकेंड आवर्त में होते हैं 8, तीसरे आवर्त में भी होते हैं 8, फिर होते हैं 18 और फिर होते हैं 18। 1 मिनट में अलग से लिख देता हूँ। पहले आवर्त की अगर हम बात करें तो उसमें 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त की अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं 8, तीसरे आवर्त में भी होते हैं 8, और फिर उसके बाद चौथे आवर्त में होते हैं 18,
और पांचवें आवर्त में होते हैं यहाँ 18 और छठे आवर्त की बात करें तो इसमें होते हैं 32 तत्व, ठीक है। और सातवें में भी कितने होते हैं 32। तो याद रखिएगा पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18 18 और 32 32, ठीक है। तो छठवें आवर्त की बात करें तो छठवें आवर्त में टोटल कितने तत्व होते हैं, तो 32 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 775 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो ये जो 4 समीकरण दे रखे हैं तो इनमें से एक ऐसा रासायनिक समीकरण है जो संतुलित है और बाकी जो 3 है वो असंतुलित है। तो यहाँ देखेंगे तो Mg और O2, तो यहाँ पर बनना क्या चाहिए था 2Mg, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखोगे तो H2 और O2 जुड़ा, तो H2O अगर बना रहे हैं तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2 दिख रहे हैं पर ऑक्सीजन कितना है 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। वहीं थर्ड देखेंगे तो Na और H2O, तो NaOH बन गया और H2 बन गया, तो हाइड्रोजन एक ये हुआ और एक ये, तो यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें 2, एक ये और 2 ये, 3 हाइड्रोजन, पर इधर टोटल कितने हाइड्रोजन है मात्र 2, तो ये भी क्या है गलत है। तो अगर अगला हम देखें ऑप्शन नंबर कौन सा फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ अगर हम देखेंगे तो 2Mg और O2 है, तो 2MgO बनेगा। तो मैग्नीशियम भी यहाँ 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पर भी देखेंगे तो मैग्नीशियम 2 थे और ऑक्सीजन 2 थे, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। कि रासायनिक समीकरण संतुलित अभिक्रिया कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 776 की ठोस के पिघलाने के दौरान उसका तापमान कैसा होता है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर ठोस है तो वो पिघलने के दौरान उसका तापमान किस प्रकार से होता है, हमें ये पूछा है। पहला ऑप्शन है बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता, थर्ड ऑप्शन है घटता है और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ता या घटता है। तो एक चीज आप याद रखना कि अगर मान लो कि बर्फ है, ठीक है, ये आप बेसिक देख सकते हो, अगर बर्फ है तो इसका तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और जब ये बर्फ जिस टाइम पिघल रहा होगा ना और इसमें कुछ ये लिक्विड बन चुका है तब भी इसका तापमान कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कोई भी ठोस जब पिघलता है तो उसका तापमान परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर सेकेंड है यहाँ पर क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 777, ठीक है। और 777 अच्छा खासा एक क्वेश्चन हो जाएगा कि 800 किलोग्राम भार वाली एक कार, ठीक है, तो 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वर्ग, ठीक है, कार के वर्ग को 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर वर्ग 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य बताओ। तो हमारे पास देखो कार्य की बात हो रही है, तो कार्य बराबर से क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो 1/2 mv² होता है, परंतु हमारे पास गतिज ऊर्जा अलग अलग दी है, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो W बराबर से 1/2 m, यहाँ जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये W क्या है, कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 mv² था, तो यहाँ एक ही वेलोसिटी होती तो v का स्क्वायर यूज करते, परंतु अगर दो अलग अलग वेग है तो ये जो v है ये अंतिम वेग है और ये u है ये प्रारंभिक वेग है और m हो जाएगा क्या द्रव्यमान। तो फाइनली इस अगर फॉर्मूले का यूज करके W बराबर से 1/2 m v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 m का मान कितना है हमारे पास 800 kg दिया है, v का मान अंतिम वेग कितना है 10 का वर्ग और प्रारंभिक वेग कितना है तो 5 का वर्ग। फाइनली और आगे से सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 800 है इंटू 10 का वर्ग आ जाएगा 100, 5 का वर्ग 25, तो यहाँ कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। जब 2 से काटोगे तो आ कितना जाएगा 400, और 400 का जब गुणा करेंगे तो 75 दिया कितना हो जाएगा 3000 और ये 1 0 और, तो देखो टोटल 3000 जूल हो रहा है, पर ऑप्शन में हमें सब में किलो जूल लगा है तो 3 0 हटा दो तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा 30 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड हो जाएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर। आई होप कुछ परसेंट आप समझे होंगे, परंतु आप अगर 9th क्लास की NCERT पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो फाइनली क्वेश्चन हमारा था कि 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वर्ग को 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना है तो 30 किलो जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2 बल्बों में, ठीक है, 2 बल्ब है अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 778 हो जाएगा कि 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, मतलब एक पहला बल्ब हो गया और ये दूसरा बल्ब हो गया, ठीक है। बल्ब कुछ इस प्रकार से हो जाता है और ये बल्ब कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो इसने बोला कि 2 बल्ब में से एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से की तुलना में अधिक चमकता है, मतलब ये वाला बल्ब अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दोनों का प्रतिरोध एक समान,
सेकंड ऑप्शन है चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती। थर्ड ऑप्शन है चमकीले बल्ब और फोर्थ ऑप्शन है डिम बल्ब। ठीक है, तो प्रतिरोध उच्च पूछा है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर की जो डिम बल्ब होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है और जो चमकीला बल्ब होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 779 के निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो ऊर्ध्वपातक पदार्थ वो होते हैं कि अगर सपोज ये कोई एक आर्टिकल आपको दे दिया जाए या कोई एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, ये ठोस अवस्था में है, तो ऐसा पदार्थ जो कि ठोस अवस्था में है और इसे जब हम गर्म करते हैं तो ये पहले द्रव्य में बनना चाहिए। मतलब कोई भी ठोस को अगर हम पिघलाते हैं तो पहले द्रव्य बनता है और फिर द्रव्य बनने के बाद वो क्या बनता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे सारे पदार्थ जो द्रव्य बने बिना डायरेक्ट गैस बन जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातक पदार्थ बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है कपूर और फोर्थ ऑप्शन है नेप्थलीन। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है पूछा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। जो सोडियम सल्फेट होता है उसे गर्म करते हैं तो पहले लिक्विड बनता है फिर गैस बनेगा, परंतु जो अमोनियम क्लोराइड है इसे अगर गर्म करोगे तो डायरेक्ट गैस बनता है, कपूर भी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है मतलब वाष्प में, और नेप्थलीन में डायरेक्ट वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों के तीनों ऊर्ध्वपातक पदार्थ होंगे, परंतु सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 780 कि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोला है कि उत्तल दर्पण की बात हो रही है, तो उत्तल दर्पण किस प्रकार से होता है, कुछ ऐसा होता है उत्तल दर्पण, है ना, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब ये क्या बोल रहा है कि वस्तु को अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी गई, तो अनंत मतलब इधर और यहाँ ध्रुव मतलब यहाँ, इसके बीच में यहाँ कहीं वस्तु रखी गई है, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा। तो एक चीज याद रखो कि जब भी अगर उत्तल दर्पण की बात आए तो जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा और हमेशा सीधा होता है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कैसा होता है, आभासी होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन में भी आभासी है, सेकंड ऑप्शन में भी आभासी है, मतलब थर्ड और फोर्थ आंसर हो नहीं सकता। और उत्तल दर्पण कहने का मतलब कि आप अगर ट्रक चला रहे हैं या फिर आप ट्रैक्टर चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो साइड में जो दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण होता है। कहने का मतलब उस दर्पण में बहुत बड़ी जो गाड़ी है, बस है, ट्रक है, जो भी पीछे से आ रहा होता है वो आसानी से दिख जाता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर की उत्तल दर्पण की कभी भी अगर बात करें तो उत्तल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा आभासी तो होता है, छोटा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 781 के 5.6 किलो वाट आवर बराबर से कितना होता है। तो ये देखो सबसे पहले कि 1 किलो वाट आवर बराबर से कितना होता है। तो 1 किलो वाट आवर बराबर से होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अब हमको 1 किलो वाट की जगह कितना चाहिए, 5.6। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 5.6 का गुणा करूं तो राइट हैंड साइड में भी किसका गुणा हो जाएगा, 5.6। और जब गुणा करोगे तो 5.6 किलो वाट आवर बराबर से हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 20.16 गुणित 10⁶ जूल, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है राइट आंसर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ की 1 किलो वाट आवर बराबर से कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो हमें 5.6 चाहिए था तो हमने दोनों साइड 5.6 का गुणा कर दिया और फाइनली हम आंसर तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 782 की एक संपीड़ित स्प्रिंग में खालिस्तान ऊर्जा होती है। तो आप जानते हैं कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा और फोर्थ ऑप्शन है गतिक ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर की कोई भी संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। यहीं पर अगर हम बोलते थे कि रुके हुए डैम में मतलब रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती, तो स्थितिज ऊर्जा होती। अगर कोई पत्थर ऊपर पेड़ पर लटका हुआ है, पेड़ पर आम या जाम लटके हुए हैं, कोई फल लटका हुआ है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। मतलब जैसे ही उससे संपर्क टूटेगा वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्प्रिंग में भी कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 783 नंबर का कि खालिस्तान के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। तो परमाणु भार का यूज कौन ने किया था, तो ये किया था कौन ने, मेंडलीव की आवर्त सारणी ने। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर की जब भी परमाणु भार की बात करें तो वो मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है, और परमाणु क्रमांक की बात करें तो न्यूलैंड की ये डोबेराइनर, एक मिनट,
आधुनिक आवर्त सारणी हो जाएगी, वो भी कौन की, मोसले की, है ना। तो जब भी परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, और परमाणु क्रमांक की बात करें तो मोसले की आवर्त सारणी होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 784 नंबर का कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, जो अमीबा होते हैं उसमें प्रजनन किस प्रकार से होता है, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन द्वारा, सेकंड ऑप्शन है मुकुलन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है खंडन द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा द्विखंडन द्वारा। ठीक है, तो जो अमीबा में प्रजनन होता है वो द्विखंडन द्वारा होता है। कहने का मतलब एक अगर ये अमीबा है तो ये टूट के दो अलग अलग अमीबा में टूट जाते हैं, इसे बोलते हैं द्विखंडन। तो अमीबा में प्रजनन कौन सा होता है, तो द्विखंडन प्रजनन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। अदर चीज़ें अगर आप याद रखो तो जो अमीबा होता है वो प्रोटोजोआ संघ का जीव है। ठीक है, जो अमीबा है वो प्रोटोजोआ संघ का जीव हो जाएगा, और प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में जो जनन है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 785 की निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक ऐसा है जिसमें अंतर, ठीक है अंदर होगा वैसे, है ना, अंदर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, तो 4 ऊतक दे रखे हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम और स्क्लेरेनकाइमा, और ये 9th क्लास के पुस्तक से हैं ये सारे क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें कोशिका क्षेत्र बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। जो पेरेनकाइमा होते हैं इन ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन ऊतक के कोशिका में सघन कोश द्रव्य और एक केंद्रक पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कुछ पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 786 कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु उत्पन्न संवेग कितना होगा। तो संवेग पूछा है, तो संवेग बराबर से क्या होता है, mv होता है। ठीक है, तो p का मतलब है संवेग, m का मतलब है द्रव्यमान, v का मतलब है वेग। तो संवेग बराबर से द्रव्यमान गुणित वेग होता है। तो संवेग का मान पूछा है, द्रव्यमान का दिया है 80 और वेग का मान दिया है 60। जब गुणा करोगे तो 6 8 कितना हो जाएगा 48, और 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे। ऑप्शन में देखोगे सभी में 48 है, तो यहाँ पर जब राशि आप निकालेंगे तो इसका m का मान कितना हो जाएगा kg होगा, और v का मान कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, kg मीटर प्रति सेकंड 4800 होगा क्या संवेग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 787 नंबर का कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका खालिस्तान तक लंबी हो सकती है। मतलब ये पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की जो लंबाई है, तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी लंबी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपने 9th क्लास की पुस्तक पढ़ रखी तो तंत्रिका तंत्र की जो या तंत्रिका कोशिका की इकाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है, या 1 मीटर बराबर से कितना होता है 100 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा क्या राइट आंसर की एक मानव में तंत्रिका तंत्र की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, तो 1 मीटर, या औसतन लंबाई कितनी होती है, तो 1 मीटर, और 1 मीटर मतलब कितना 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 788 नंबर का कि 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु, ठीक है, तो भार कितना है एक वस्तु का 2 किलोग्राम है, वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। त्वरण कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण है। उस पर लगने वाला शुद्ध बल कितना होगा। ठीक है, तो बल बराबर से क्या होता है, तो F बराबर से होता है ma। तो बल F मतलब है बल, m मतलब है द्रव्यमान, और a मतलब है त्वरण। तो F बराबर से m का मान कितना है 2 और a का मान कितना है 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की शुद्ध बल कितना लगेगा, तो 8 न्यूटन लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है 789 नंबर का 789 या 789। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर फेंकने का मतलब ऊपर की ओर एक गेंद को फेंकते हैं, और किस वेग से, तो 20 मीटर पर सेकंड से वेग से फेंकते हैं। 3 सेकंड बाद उसके विस्थापन का मान खालिस्तान होगा। मान लीजिए जी का मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ काम करने वाला है। तो 9th क्लास की पुस्तक पढ़िए, वहाँ पर गति का सेकंड नियम आपको मिलेगा, जो होता है s बराबर से ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसलिए लगाए क्योंकि वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं तो g की वैल्यू काय में हो जाती है, माइनस में होती है। तो s है विस्थापन, u मतलब प्रारंभिक वेग, ठीक है, तो 20 आ जाएगा, और t का मान कितना है हमारे पास 3 है, क्लियर है। माइनस 1/2 g का मान हमें दिया है कितना 10, और t का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा।
फाइनली सॉल्व करोगे तो 20 3 कितना हो जाएगा 60, और यहाँ 2 से काटोगे तो जाएगा 5, और 5 नम कितना हो जाएगा 45। सॉल्व करोगे तो जाएगा कितना 15 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन उतारते रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप अंत तक अगर जुड़े रहेंगे तो ऐसे 4 से 5 बार और आगे आ जाएंगे क्वेश्चन। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें बनेगी आपसे, है ना। और आज का जमाना है साइंस में न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, तो आपको इन्हीं को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 790 की निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। मतलब ऐसा कौन सा प्रतिरोध है जो सबसे धारा में सबसे कम रुकावट डालता है, और जो सबसे कम रुकावट डालेगा उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी, और जो ज़्यादा रुकावट डालेगा उसकी प्रतिरोधकता उतनी अधिक होगी। तो पहला ऑप्शन है सिल्वर, सेकंड ऑप्शन है निक्रोम, थर्ड ऑप्शन है निकिल, और फोर्थ ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की जो सिल्वर है, चांदी जो होता है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है तो चांदी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर होगा क्या राइट आंसर। और चांदी को किससे प्राप्त करते हैं तो अर्जेंटाइट से प्राप्त किया जाता है। किसको चांदी को, मतलब अर्जेंटाइट ये चांदी का अयस्क है या सिल्वर का अयस्क है, और इसका अपेक्षित घनत्व होता है 10.47 होता है, ये आपको याद रखना है। और ये नाइक्रोम का तार हम कहाँ यूज़ करते हैं तो हीटर में इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 791 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के लिए प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। तो देखो प्रतिरोध यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करने वाला हमें कारण बताना है। तो सबसे पहले प्रतिरोध ये R बराबर से होता है रो L अपॉन A। क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। प्रतिरोध बराबर से रो का मतलब यहाँ स्थिरांक है, L मतलब हो जाएगा लंबाई, और A मतलब हो जाएगा क्षेत्रफल। तो जो R का मान है वो L पर A पर और पदार्थ की प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है, मतलब पदार्थ पर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध, लंबाई पर डिपेंड करता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्षेत्रफल है, लंबाई है, पदार्थ की प्रकृति का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा तो पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। तो दबाव का कोई प्रभाव प्रतिरोध पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक चालक के लिए प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता, कौन प्रभावित प्रतिरोध को नहीं करता ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर की जो दबाव है वो प्रतिरोध को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है 792 नंबर का कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर खालिस्तान के समानुपाती होती है। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर हम किस नाम से जानते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है लागू दबाव, सेकंड है बल, थर्ड ऑप्शन है लागू स्थितिज ऊर्जा, और फोर्थ ऑप्शन है लागू विस्थापन। ठीक है, तो संवेग मतलब P में परिवर्तन की दर क्या होती है तो बल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर की किसी निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 793 कि 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु। ठीक है, तो केजी कितने केजी द्रव्यमान की वस्तु है तो 30 केजी द्रव्यमान की वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग या गति से चल रही है। तो हमें दो चीज़ दे दी, एक द्रव्यमान दे दिया और प्रारंभिक गति दे दी 20 मीटर पर सेकंड। यदि इसके ऊपर 40 न्यूटन मंदन मतलब होता है त्वरण, जब ऋणात्मक कार्य करे उसे बोलते हैं मंदन। ठीक है, जो 60 न्यूटन का मंदन बल कार्य कर रहा है तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो एक बल की बात हुई है, द्रव्यमान है और वेग है। तो अब जब बल की बात हुई है तो बल बराबर से F बराबर से क्या होता है ma होता है, और F बराबर से m का m, और a का मान क्या होता है तो v अपॉन t होता है, ये आपको पता ही होगा। तो F बराबर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा m v अपॉन टी हो जाएगा। तो F का मान कितना है 60 न्यूटन, m का मान कितना है 30 केजी, और वेलोसिटी कितनी है मतलब वेग है कितना 20, और समय कितना है t। जब इसे सॉल्व करेंगे तो t बराबर से 30 से कम 30, 30 दूनी 60, और 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 10। तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा तो 10 सेकंड का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने की पूरी संभावनाएं इनकी बनती है, क्योंकि आज का जो पैटर्न है 17-18 से लेकर आगे का देखोगे तो हर एक पेपर में न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 794 की एवोगैड्रो संख्या। आपने सुनी होगी एवोगैड्रो संख्या जो कि कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ये होती है एवोगैड्रो संख्या। तो इसे खालिस्तान द्वारा निरूपित किया जाता है। तो एवोगैड्रो संख्या को किसके द्वारा निरूपित करते हैं ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है an, सेकेंड ऑप्शन है n0 मतलब n0, थर्ड ऑप्शन है n⁻0, और फोर्थ ऑप्शन है av। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि n0 इसको पढ़ते हैं या फिर n0 से रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो संख्या को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 795 नंबर का कि ऑक्सीजन के अणु में खालिस्तान होता है। तो ऑक्सीजन का अणु क्या लिखते हैं
O2 लिखते हैं, मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखते हैं और O डबल बॉन्ड O होता है। तो एक दोहरा संयोजक बंध, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर, कि ऑक्सीजन में क्या होता है, एक दोहरा संयोजक बंध होता है और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है, तो हाइड्रोजन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो और ऑक्सीजन में कैसा होता है, तो डबल बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 796 की प्रतिध्वनि खालिस्तान के कारण सुनाई देती है। तो आप जानते हैं कि अगर आप खाली रूम में एक बैठे हैं और आवाज दोगे तो एक प्रतिध्वनि गूंजती हुई सुनाई देगी, तो वो किसके कारण होती है। तो पहला ऑप्शन है अनुनाद, सेकंड ऑप्शन है ध्वनि तरंगों के अपवर्तन, थर्ड ऑप्शन है ध्वनि तरंगों के परावर्तन और फोर्थ ऑप्शन है ध्वनि तरंगों के हस्तक्षेप। ठीक है, तो प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है, तो ध्वनि तरंगों के अपवर्तन के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, की जब ध्वनि एक सामने वाले पृष्ठ पर टकराती है और रिटर्न आती है तब क्या होता है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। और एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17.2 मीटर की दूरी होना चाहिए परावर्तक पृष्ठ की, तब ही हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। और जो ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में कितने सेकंड तक होता है, तो 1/10 सेकंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि 0.1 सेकंड तक हमारे कानों में ध्वनि का प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 797 की जंतु कोशिकाओं में, ठीक है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क की तंत्रिका समर्थन प्रदान करने के लिए खालिस्तान एपिथेलियम उसकी आंतरिक परत निर्मित करती है। तो देखो यहाँ पर एपिथेलियम की बात हुई है और वृक्क की बात हुई है। तो सबसे पहले ये समझो कि आपके शरीर की जो त्वचा है, मतलब हमारे शरीर की जो त्वचा है वो एक प्रकार के एपिथेलियम से बनी होती है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग है वो भी एक प्रकार का 4 प्रकार के एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, तो उनमें से किसी न किसी प्रकार के एपिथेलियम से बने होते हैं हर अंगक। तो जो वृक्क है जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, 9th क्लास की पुस्तक का क्वेश्चन है। ठीक है, वृक्क इसकी ये किस प्रकार के एपिथेलियम से बना है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है सल्की, सेकंड ऑप्शन है ग्रंथियम, थर्ड ऑप्शन है स्तंभाकार और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आयत फलकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर राइट आंसर, की आयत फलकी प्रकार के एपिथेलियम से बना होता है क्या, वृक्क। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी अंगक हैं अंदर के, उनके खुद के बनने की बात करें तो वो आयत फलकी एपिथेलियम से बने होते हैं, परंतु उसमें कुछ कुछ सल्की एपिथेलियम के भी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 798। ये हो जाएगा कि पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक जीके का क्वेश्चन हो जाएगा कि पेम्बा द्वीप जो है, ठीक है, और पेम्बा द्वीप को बोलते हैं पम्बन द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, पेम्बा द्वीप को पम्बन द्वीप भी कहा जाता है। तो ये निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है गेहूँ, सेकंड ऑप्शन है लौंग, थर्ड ऑप्शन है कॉफी और फोर्थ ऑप्शन है चावल। ठीक है, तो जो पेम्बा द्वीप है वो लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और लौंग जो पुष्प होता है, सॉरी जो पेड़ होता है उसकी कली से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 799 के परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइट श्रृंखला का तत्व खालिस्तान है। ठीक है, तो जो इसका परमाणु क्रमांक 58 है वो कौन सा तत्व है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रांसियम, सेकंड ऑप्शन है सीरियम, थर्ड ऑप्शन है थोरियम और फोर्थ ऑप्शन है लैंथेनम। ठीक है, तो जो 58 परमाणु क्रमांक किसका होता है, तो सीरियम का होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ये है आपके सामने पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो ये है 58 नंबर। ठीक है, तो ये किसका है परमाणु क्रमांक, तो सीरियम, सीई के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब आपको ए ब्लॉक के एलिमेंट भी याद करना है। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करोगे तो सारी चीजें याद होगी। अभी पेपर को समय है, पर अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी याद नहीं होना है। ठीक है, तो 58 परमाणु क्रमांक किसका है, तो सीरियम का होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 800 नंबर का, कि खालिस्तान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो खालिस्तान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिका होती है। तो पहला ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, सेकंड है पेरेनकाइमा, थर्ड है कॉलेनकाइमा और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। जो पेरेनकाइमा होता है उसमें पतली कोशिका भित्ति के अपेक्षा अवशिष्ट कोशिकाएं भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। पर लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई भी आपकी अगर क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।